बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अज़हर मिशवानी और उनके भाइयों की जो दरख्वास्तों पर अहम समाअत हुई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि मुअज़्ज़िज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए और बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी गई है। साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत बाकी जमातों की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया है इंतखाबात से मुतल्लिक, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पुलिस मुकाबलों के केस में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला हुक्मनामा जारी किया गया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने 19 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुबैना पुलिस मुकाबलों से मुतल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए FIA को हुक्म दिया है कि सरकारी एहलकारों के ख़िलाफ़ शिकायत पर लाजमी तहकीकात करें। अगर कोई पुलिस मुकाबलों में किसी का कत्ल होता है और उसकी दरख्वास्त, आप याद रखिए, पुलिस मुकाबले में अगर कोई ऐसा दावा किया जाता है कि फ़लाँ बंदे की डेथ हो गई है या कत्ल कर दिया गया पुलिस मुकाबले में, तो आप उसके ख़िलाफ़ उनके थाने में नहीं दरख्वास्त देंगे बल्कि आप FIA को दरख्वास्त देंगे और FIA इस मामले को देखेगा। इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं। पहले लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट थी कि दौरान हिरासत किसी का रेप हो जाए, किसी के ऊपर तशद्दुद हो या कोई कत्ल हो जाए, डेथ हो जाए दौरान हिरासत, तो फिर भी आप FIA को दरख्वास्त देंगे। और अगर कोई ऐसा वाक़या सामने आ जाए जिसमें कोई पुलिस मुकाबले की बात हो तो उसमें भी फिर आप जाएंगे और जाके आप दरख्वास्त दायर करेंगे FIA को। और FIA को हुक्म दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि आपने फौरी तौर पर उस शिकायत पर अमल दरामद करना है। अदालत ने हुक्म दिया दौरान हिरासत, तशद्दुद और मुबैना मुकाबलों के ख़िलाफ़ FIA तहकीकात करने का पाबंद है। एक्ट 2022 की तरमीम ने सरकारी एहलकार के ख़िलाफ़ तहकीकात FIA के सुपुर्द की हैं, इसलिए यह एजेंसी की जिम्मेदारी है कि सबूत इकट्ठे करते हुए सच सामने लेकर आए। अदालत का कहना था कि आईन पाकिस्तान शहरियों पर तशद्दुद से रोकने की ज़मानत देता है और कानून शहरी पर तशद्दुद करने वाले एहलकार को 1 साल कैद और जुर्माने की सज़ा की हदायत करता है। खातून ने 4 अफराद की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत पर मुकदमे के लिए अदालत से रजू किया था, जिसके जवाब में DPO बहावलपुर ने अदालत में जवाब जमा करवाया था कि ज़िला में कोई पुलिस मुकाबले का वाक़या पेश नहीं आया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को FIA से रजू करने की हदायत कर दी और साथ FIA को कहा कि आप उनको हर सूरत शामिल तफ्तीश करें और पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है, इंक्वायरी है, तफ्तीश है, वो शुरू करें। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स रेफरेंस 4 साल बाद बंद करने की मंजूरी दे दी है और रेफरेंस उनके वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। एहसन इकबाल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी हो चुके हैं और ये बरीयत हुई थी नैब तरमीम की वजह से। नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स रेफरेंस बंद करने की दरख्वास्त दायर की थी, जबकि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल हाई कोर्ट से पहले ही बरी हो चुके हैं। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी स्कैंडल में नैब ने 23 दिसंबर 2019 को एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया था। 2020 में रेफरेंस दायर हुआ और 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी किया था। साबिक DG स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज घंजेरा के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस ख़त्म कर दिया गया है। और ये आज एक, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त नैब की सिर्फ एक ही एक्टिविटी है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ हर सूरत मुकदमात बनाना। जैसा कि मैंने आज आपको बताया था, तोशा खाना का नया केस सिर्फ 3 करोड़ और समथिंग का इल्ज़ाम है जिसकी बुनियाद पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है और यही वजह है कि वो कितने दिन फ़ैसला महफूज रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आना ही आना है, वो हफ्ते बाद आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए, तो ये तोशा खाना का वैसे ही उड़ जाएगा, ये तोशा खाना वैसे ही कलअदम हो जाएगा, चूँकि वो 3 करोड़ समथिंग का उसके ऊपर नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, लापता कारकुन फैज़ान की बादियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और उनके वालिद को 80 साला बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को भी जज्बाती कर दिया और जब उन्होंने अदालत के सामने हक़ाइक़ रखे तो पूरा कमरा अदालत जज्बाती हो गया। अदालत में समाअत हुई और फैज़ान की बादयाबी से मुतल्लिक मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की। जो लापता कारकुन फैज़ान है उनके वालिद, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कह रही है कि वो सिर्फ़ एक कैमरा मैन थे, वो एक प्रोफेशनल कैमरा मैन थे, पहले वो सरकारी तौर पर बतौर कैमरा मैन काम करते रहे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैमरा मैन के, उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, उनकी कोई वाबस्तगी नहीं है PTI के साथ, लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी अरसा से लापता है।
उनके वालिद रोशम पर आ गया और आबदीदा होकर अदालत को बताया कि मैं सुबह भी मर रहा हूँ और शाम भी मर रहा हूँ। सुबह से शाम मेरी बीवी उठने के काबिल नहीं है मेरी बीवी, और जिस दिन उनके बच्चे को लापता किया गया उस दिन के बाद से वो ना उठ बैठ सकती हैं और बीमारी की हालत में हैं, और वो सिर्फ़ अपने बेटे की राह देख रही हैं और वो इंतहाई तकलीफ़ में हैं। लापता कारकुन फैज़ान के वालिद ने अदालत को बताया कि मैं 75 साल का हूँ, बेड से मैं उठ नहीं सकता और मैं तकलीफ़ में हूँ। कोई गुनाह तो बताएं, मेरे बेटे का गुनाह क्या है? उसका कोई गुनाह नहीं है, वो कोई मुजरिम नहीं था, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं थी, कुछ था नहीं, फिर ये सारा कुछ किया गया। अदालत भी सुनती रही और अदालत में भी एक जज्बाती माहौल बन गया था उनके वालिद की जानिब से। डेफिनेटली एक सफ़ेद दाढ़ी के बारिश बुज़ुर्ग हैं और उनकी जानिब से जब अपने बेटे की तकलीफ़ बयान की गई तो कोई भी शख्स, वो भले सरकारी वकला हों या इदारों के लोग हों, तमाम लोगों को परेशानी हुई। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को इस मामले को देखने और जुमेरात को रिपोर्ट देने का हुक्म देते हुए समाअत परसों जुमेरात तक मुलतवी कर दी। ये फैज़ान की दरख्वास्त थी। फैज़ान के साथ अज़हर मिशवानी के भाइयों की दरख्वास्त पर बड़ी डिटेल समाअत हुई और बाबर अवान साहब की जानिब से बड़े डिटेल आर्गूमेंट्स किए गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिमार्क किया कि जितने लोग इस हुकूमत में लापता हो रहे हैं उतने ही पिछली हुकूमत में भी हो रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इसमें कोई शक नहीं है कि हमें तो सिर्फ अब नज़र आता है ना, सियासी लोग लापता नहीं हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सियासी लोग लापता नहीं हुए थे, बल्कि वही एक ख़ास जिनके बारे में इदारों का एक मौक़िफ़ है और वो लापता होते रहे जो नहीं होने चाहिए, लेकिन सियासी लोग लापता नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग नून का कोई कारकुन लापता नहीं हुआ था, कोई रहनुमा लापता नहीं हुआ था। एक मुकदमे में गिरफ़्तारी के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया गया था। जो मुकदमात बने थे वो JIT या सुप्रीम कोर्ट की थी या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी थी या वो इमरान खान से पहले मुकदमात थे। गलतियाँ ज़रूर थीं, जो सेम पेज की बात करके जो इख्तियारात अपने सरेंडर किए गए थे उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जिनको बताना ज़रूरी होता है तो वो बहुत अहम होती हैं। अच्छा, अदालत की जानिब से समाअत हुई और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और वजारत दिफा और FI कह रही है कि हमारे पास नहीं है। इनको अगर किसी आदमी ने या स्टेट से मुतल्लिका एहलकारों ने लापता किया, दोनों ही जराइम है। अगर किसी आम आदमी ने उनको लापता किया फिर भी वो जुर्म है, और अगर किसी ऑफिशियल एहलकार ने किया फिर भी वो जुर्म है। मुझे उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल की कोशिश से ये लोग रिकवर होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिमार्क दिया कि जितने लोग इस हुकूमत में लापता हो रहे हैं उतने पिछली हुकूमत में हो रहे थे, लेकिन हमें आइन और कानून को देखकर फैसला करना होता है। अदालत के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिमार्क दिया कि अगर कोई नफरत अंगेज़ तकरीर करता है, कोई हेट स्पीच है, तो उससे कानून के मुताबिक आप उसके साथ निपटें। उसमें भाइयों का क्या कसूर है? बाप बेटे का और बेटा बाप का ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिमार्क किया कि सूरत हाल कल तब्दील हो सकती है, लेकिन अदालत ने वैसे ही रहना है। हमसे पूछें, उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। हमने आइन और कानून पर अमल करना है। जज ने रिमार्क दिया कि जिस शख्स को उठाया है उस पर अखराजात भी तो आ रहे होंगे, उन अखराजात का जवाब क्या होगा, आखिरकार हासिल क्या होगा? मुझे लगता है कि अटॉर्नी जनरल की कोशिश से ये रिकवर हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुझे टाइम दें, मैंने इसी मामले पर वज़ीर आज़म से भी मिलना है, तो मुझे थोड़ी सी मोहलत दें, मैं इस मामले को हल करूँगा। अदालत ने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर फैसला देंगे और आप कोशिश करें। बाबर अवान ने अपने दलाइल में कहा कि अज़हर मिशवानी को फ़ोन पर बताया गया कि उनके भाई इस्लामाबाद में हैं। अज़हर मिशवानी को हदायत दी गई कि वो इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ किए गए ट्वीट्स डिलीट करें। जिस नंबर से कॉल आई, रिपोर्ट के मुताबिक ये नंबर दोनों भाइयों में से एक भाई का है। जो रिपोर्ट जमा करवाई गई उसमें कहा गया कि उसका डाटा मौजूद नहीं है। ये नहीं हो सकता कि डाटा ख़त्म हो गया हो। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि इसका मतलब है कि डाटा डिलीट हो गया, डाटा रिकवर भी हो सकता है। बाबर अवान ने बताया कि जिन गाड़ियों ने मूवियों को घरों से उठाया उन गाड़ियों के रूट्स को भी ट्रेस किया जाए, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि क्या आपके पास CCTV मौजूद है। अदालत ने बाबर अवान को हदायत की कि गाड़ियों से मुतल्लिक़ जो इन्फॉर्मेशन है वो अगली समाअत पर पेश करें और CCTV फुटेज अदालत में चलाई जाएगी। अदालत ने कहा कि वो करते क्या हैं। अदालत को बताया गया जी कि वो प्रोफेसर हैं, दोनों प्रोफेसर हैं। अदालत ने उनकी CVs भी तलब कर ली हैं। अदालत ने साथ ये भी हदायत की है कि क्या आज तक उनके खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी तफसील भी बताई जाए। बाबर अवान साहब ने बताया कि सबसे पहले अज़हर मिशवानी को लापता किया गया।
अज़हर मिशवानी जब वापस आ गया तो उन्होंने अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया, उसमें उसने बताया कि मुझे किसने लापता किया था। फिर उसके बाद अज़हर मिशवानी के वालिद और उनके भाई ज़हूर मिशवानी को लापता कर दिया गया। उनके वालिद को 2 दिन बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन उनके जो बेटे उनके भाई थे ज़हूर मिशवानी, वो कई महीने 5 महीने तकरीबन वो लापता रहे और उसके बाद वापस आए। और फिर उसके बाद अदालत को कहा कि अब उनके दोनों भाइयों को जून के पहले हफ्ते से 4 या 6 जून से लापता किया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमें पता होता है जब लापता घर वापस आ जाता है तो हमें ये इल्म है कि हम ये केस निपटा देते हैं, हमारी ये बदनीयत ही है, लेकिन हम क्या करें, हम इस वजह से केस निपटा देते हैं कि मज़ीद उस लापता को तकलीफ़ ना पहुँचे, उस फैमिली को मज़ीद तकलीफ़ ना पहुँचे। हम ये समझते हैं कि ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए, केस निपटाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या करें, फिर उनको तकलीफ़ से बचाना होता है, ये हमारा मकसद होता है। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा इस पर मैंने जजमेंट देनी है, तभी मैं ये तमाम तफसीलात मांग रहा हूँ कि इस मसले को अब एक दफ़ा हमें हल करना है। अदालत ने कहा कि CCTV है तो हम स्क्रीन लगाने का कहें। अदालत ने अज़हर मिशवानी के भाइयों के अगवा की CCTV फुटेज तलब करते हुए समाअत परसों जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी आखिरी मौका दे दिया और समाअत परसों तक मुलतवी करते हुए ये तमाम तफसीलात मांग ली हैं। साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में PTI समेत मुख्तलिफ जमातों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक़ कहा गया था कि कागजात नामजदगी का मज़ीद वक्त दिया जाए। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा उम्मीदवार PTI के हैं तो वो दरख्वास्त दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुलाया और उस इजलास में PTI की और बाकी सियासी जमातों की दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज़ जारी की 20 अगस्त 2024 की। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की दरख्वास्तों और मुतवक्के उम्मीदवारों की इंतखाबी अमल में शमूलियत और उन्हें इस सिलसिले में हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख जो कि आज ख़त्म हो रही थी 20 अगस्त को, उसे 28 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तजदीद शुदा रिवाइज्ड इलेक्शन प्रोग्राम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी कर दिया, जिसके तहत अब पोलिंग स्टेशन 29 सितंबर की बजाय 9 अक्टूबर को होगी और 9 अक्टूबर 2024 को पोलिंग होगी और 28 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो रहनुमा हैं या उम्मीदवारान हैं उनके कागजात नामजदगी अभी पेंडिंग थे। उनकी जो तफसीलात 125 यूनियन कौंसिल हैं, फिर वहाँ उसमें चेयरमैन है, काउंसलर हैं, मुख्तलिफ वार्ड के जो कागजात नामजदगी होते हैं, तो उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी टाइम चाहिए था। और ये जो 22 दिसंबर को अगर 22 अगस्त को जलसा हो जाता है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन भी शुरू हो जाएगी इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए और उनको कागजात नामजदगी के लिए मज़ीद वक्त भी दे दिया गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।